श्रावणी जी, ओके। देखो मैं एक बार देख लेता हूँ। सुचित्रा कैरी जी था, ईशा वेरी इजी, वेरी गुड। श्रुति इजी था, ब्राह्मणी इजी था, सुचित्रा एंड श्रावणी पेपर इजी। ओके, देखो पेपर इजी था, आपके जो कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर रहे होंगे। अब देखो क्या करना है, आपको मैं कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस आगे देता हूं और व्हेन विल आपको मार्क्स कल बता दिए जाएंगे और आज मैं इवनिंग में आपको इसकी आंसर की भेजूंगा, तो उससे ऑटोमेटिकली आपको आपके मार्क्स पता चल जाएंगे। अब देखो इसके आगे वाला टॉपिक मैंने आपको कहा था, इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव में, चाहे वो मेंस लेवल हो, चाहे नीट लेवल हो या एडवांस लेवल हो, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मैंने बताया आपको प्रॉपर्टीज में से पूछे जाते हैं। प्रॉपर्टीज कौन कौन से? एटॉमिक साइज हो गया, दूसरा हो गया आयनिक साइज, तीसरा जो हम आज पढ़ेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल या एनर्जी, और इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये मेन टॉपिक है इसके आगे हम और भी इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। तो आज हमारा टॉपिक ये है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आज कल और परसों के बाद आपको मैं कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चंस देता हूं और जो इस ईयर अभी जो JEE में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसे मैं भेजूंगा। तो देखते हैं आप में से कौन इसके आंसर दे पाते हो। ठीक है, तो ये जो कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चंस हैं और अच्छे लेवल के डिफरेंट टाइप के, वो मैं आपको भेजता हूं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक आयोनाइजेशन एनर्जी। मैंने आपको कल भी बताया था, इसका बेसिक पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं। एनर्जी किसे कहते हैं इसको ध्यान रखो, मेन सारा कॉन्सेप्ट इसी का है। जो इसके जितने भी क्वेश्चंस है, जितने भी मैं आपको टर्म्स बताऊंगा, सारे टर्म्स इसी टॉपिक पे बेस्ड है। यानी इसकी मेन थीम क्या है कि व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि ये एनर्जी है, अमाउंट ऑफ एनर्जी है ये। और कैसी? वो भी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिक्वायर्ड होती है, किसके लिए रिक्वायर्ड होती है, किसके लिए रिक्वायर्ड होगी? रिमूव करवाने के लिए। इसको रिमूव करवाने के लिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, जो भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा किसी भी एटम का, उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड। और वो एटम कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए आइसोलेटेड, मतलब फ्री स्टेट में होना चाहिए। आइसोलेटेड मतलब फ्री स्टेट में, और गैसियस एटम होना चाहिए, ठीक है। अब आपको हर एक कॉन्सेप्ट में ये वाला पॉइंट याद रखना पड़ेगा। अगर मैं कहीं पे भी बोलूंगा कि किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है या कम है, तो आपको ये देखना है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए किसमें ज्यादा एनर्जी लग रही है या किसमें कम एनर्जी लग रही है। क्लियर है यहाँ तक? सबसे बेसिक पॉइंट देखो ये वाला है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। वेरी गुड ईशा। अब देखो मेन क्या है, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया है कि इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यस ईशा, यू आर राइट। एंथैल्पी और एनर्जी सेम है। कई बार क्वेश्चंस क्या करता है, आपको घुमा के देगा, ध्यान रखना। इसके लिए हम तीन टर्म्स को यूज करेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। मैं लिख देता हूं आगे, साथ साथ आपको नोट्स बनाओ और आज के सारे कॉन्सेप्ट इसके हम क्लियर कर देंगे ताकि आपको दिक्कत ही ना आए। इसके आज आयोनाइजेशन एनर्जी का सारा कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे, तो बहुत ध्यान से रखना आपने। इसके बेसिक पॉइंट को पहले देख लो आप लोग। अगर बेसिक मिस कर दिया आपने तो इसके क्वेश्चन आंसर मिस हो जाएंगे। इसमें देखो आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो गया या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई,
और यह फिर हो गया आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये एक ही वर्ड है, वर्ड थोड़े डिफाइन है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक ही वर्ड एज्यूम करते हैं, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन में अगर ये कुछ भी आ गया तो दैट सेम, ऑल थिंग इज सेम। सेम होते नहीं है, अलग अलग डेफिनेशन है या तरीके हैं, लेकिन जब आप इसको क्वेश्चन आंसर करोगे तो तीनों के सेम आंसर आते हैं। तो हम इन जनरल क्या कहते हैं कि तीनों हम सेम वर्ड है। क्लियर है? इसे लिख लो आप लोग। कई बार क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखो, या आयोनाइजेशन एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखो, या आयोनाइजेशन एंथैल्पी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखो। तो क्या होगा, ये तीनों टर्म्स क्या होंगे, सेम माने जाएंगे। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है? वेरी गुड श्रुति। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, इसके बाद मैंने आपको बताया था सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव मीन्स होता है सीक्वेंस से आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन को निकालते जाओगे, सीक्वेंस से आप निकालते जाओगे। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव मीन्स होता है सीक्वेंस से निकालना। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज करो एक कंपाउंड था, कोई लिया हमने, एल्युमिनियम ले लिया 2 8 and 3। अब इसने जो इलेक्ट्रॉन निकाला यहाँ पे, इसका चार्ज हो गया A+। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो हम इसे क्या करते हैं, IE1। 1 मीन्स फर्स्ट। अब क्या होगा सेकंड केस में, अब देखो ये 2 8 3 था, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाहर तो हो जाएगा 2 8 2। और इससे पता चल रहा है कि इसका एटॉमिक नंबर है 13। प्लस करना सबको आता है, 8 + 2 10 + 3 13। अब क्या होगा, देखो एक और इलेक्ट्रॉन आप इसे बाहर निकालोगे तो ये बन जाएगा 8 2 + 4, तो ये है 2 8 2, और ये हो जाएगा 2 8 1। और इसके लिए जो एनर्जी होगी दैट इज कॉल्ड IE2। थर्ड केस में क्या होगा, ऐसे आप इसके इलेक्ट्रॉन निकालते रहो, इसका हो गया 2 8 1, इसने फिर इलेक्ट्रॉन निकाला बाहर और ये बन गया 3 चार्ज। इसकी एनर्जी को हम कहेंगे IE3। तो ये हो गया 2 and 8। क्लियर है? सक्सेसिव मींस क्या होता है, सीक्वेंस से आप इलेक्ट्रॉन को निकालते रहो, पहले 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन को निकालते रहो। तो दिस इज कॉल्ड सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है? देखकर आपका नेट नहीं चल रहा होगा शायद, बाकी सबको स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रही है मुझे लग रहा है जहां तक। तो सक्सेसिव मींस क्या होता है, सीक्वेंस से 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन को निकालते रहो, तो दिस इज कॉल्ड सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। रुजुल क्वेश्चन पूछो अपना, क्या है आपका क्वेश्चन? तो यहां तक क्लियर हुआ। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी मींस क्या होता है, सीक्वेंस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। अब अगर मैंने आपको कहा कि जो वो है क्या कहते हैं, जो एनर्जी है वो किसकी सबसे ज्यादा होगी, एनर्जी किसकी सबसे ज्यादा होगी, IE1 की या IE2 की या IE3 की? विच वन हैज ग्रेटेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी? रिप्लाई करो मुझे। हाँ आदिति, मनाली सही है, और इसके अलावा रुजुल सही है, वैभवी राइट है, अंश गांधी राइट है, अनुजा सिद्धि वेरी गुड। अब देखो, लेकिन ये हर जगह पे नहीं होता, 60 सही है, लेकिन ये हर जगह पे ये सीक्वेंस नहीं होगा। अभी मैं आपको फैक्टर बताऊंगा तो आपको इसके सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस सीक्वेंस में यहाँ पे IE की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, ये बिल्कुल सही है, IE की वैल्यू सबसे ज्यादा। फिर
IE2 की वैल्यू और फिर IE1 की वैल्यू। रीजन क्या है? देखो रीजन ये है कि यहाँ पे 13 प्रोटॉन है, 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो एनर्जी यहाँ पे कम लगेगी। अब क्या हुआ, 13 प्रोटॉन है और ये हो गए 12 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इसके पास है 12 इलेक्ट्रॉन, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो यहाँ ज्यादा होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसको इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, थोड़ा मुश्किल होगा एज कंपेयर टू दिस वन। तो यहाँ पे आपको ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की, तो यहाँ पे IE2 की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। थर्ड केस में देखो 13 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है 11, तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 13 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अब ये इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये बन गया आपका IE3, तो सबसे ज्यादा हमें एनर्जी कहां देनी पड़ी, IE के केस में। रीजन देखो से साफ है यहाँ पे, इसमें मैं रीजन लिख देता हूँ यहाँ से। रीजन क्या है, देखो पहले केस में यहाँ पे देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो IE3 के केस में प्रोटॉन तो सबके केस में बराबर होंगे, प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज्यादा किस केस में होगा, थर्ड वाले केस में। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो सबसे ज्यादा होगा थर्ड वाले के केस में। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किसमें हो गया, IE3 के केस में, फिर IE2 और लास्ट में IE1। इसीलिए जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना हमें एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इसीलिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो 3, 2, 1। क्लियर है यहां तक? रीजन सबको क्लियर हो गया? ब्राह्मणी वेरी गुड। अवधूत, अब देखो मैं क्वेश्चन आऊंगा आगे डायरेक्ट, क्योंकि इसमें मैंने पहले ही बोला हुआ आपको कोई क्वेश्चंस कोई चीज नहीं पूछी जाती, डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले मैं फैक्टर बताऊंगा आपको और हम क्वेश्चन पे चलेंगे डायरेक्ट, ठीक है? तो ये छोटे छोटे बेसिक पॉइंट क्लियर होने चाहिए और इसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे जो आपको कॉम्पिटिटिव में पूछे जाते हैं। तो इस केस में ध्यान रखना, ये आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। दिस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक का मतलब होता है जहां पे एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी इज एब्जॉर्ब। यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन, this type of reaction is called endothermic reaction। आपको मैंने इसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन बताई थी। रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होती है, रिक्वायर्ड कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए? सबसे पहले ये मेन आपका पहला क्या होता है कि जो कोई भी एटम होना चाहिए वो होना चाहिए गैस स्टेट में। अगर सपोज करो ये सॉलिड में है तो पहले आपको इसे सॉलिड से किस में चेंज करना पड़ेगा, गैस में। तो सॉलिड से गैस में चेंज करने के लिए जो प्रोसेस होती है दिस इज कॉल्ड
सब्लिमेशन, ये आपको पता होगा, क्लास 9 10th में है। सब्लिमेशन मीन्स क्या होता है? द प्रोसेस इन विच सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू गैस डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड स्टेट। आपको लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं करना है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में जाएगा, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सेकंड मैंने कहा था जो एटम होता है वो फ्री स्टेट में होना चाहिए, यानी वो कंबाइंड नहीं होना चाहिए, फ्री स्टेट में होना चाहिए, वो कंपाउंड या कंबाइंड फॉर्म में नहीं होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, दिस इज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होगा वही रिमूव होगा, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होंगे। तो दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन। कौन कौन से इसके कंडीशन फॉलो होते हैं? क्लियर है सबको? ये याद रखने अपने कुछ टर्म्स, क्योंकि क्वेश्चंस आपके तभी बनेंगे जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होंगे, अदरवाइज क्या होंगे, क्वेश्चंस नहीं बनेंगे आपके। देवकर अपना नेट चेक कर लो एक बार, क्योंकि यहां से सब कुछ क्लियर आ रहा है। सब्लिमेशन मतलब होता है द प्रोसेस इन विच, अच्छा मनाली ब्लर आ रहा है स्क्रीन, एक मिनट बस, जस्ट अ मिनट। क्लियर है ना? ओके। अंश कह रहा फर्स्ट क्लास है, सुचित्रा कह रही क्लियर है, मनाली यस ओके। तो देखो अब आपको ध्यान रखना है कि रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है और इसका एक लास्ट टर्म्स क्या है। देखो पहले आपको डिफाइन बताई, फिर सब क्या था, सक्सेसिव था, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है और इसकी यूनिट क्या होती है। इसकी जो यूनिट होती है, जो एनर्जी की यूनिट होती है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, देखो किलो जूल पर मोल, इसकी यूनिट लिख लो आप लोग। कई बार क्वेश्चंस कम आते हैं लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास, तो क्या होगा, इसकी यूनिट है किलो जूल पर मोल। किलो जूल, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, जूल में होती है, तो किलो जूल पर मोल, या फिर किलो केल्विन, किलो केल्विन पर मोल, किलो केल्विन पर मोल, या फिर एक और वर्ड आता है इसमें, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये तीन इसकी यूनिट है, किलो जूल पर मोल या फिर किलो कैलोरी पर मोल या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेशल क्या क्या, वोल्टेज यानी एनर्जी को निकालने के लिए, ये केवल किसके लिए यूज होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए, इसीलिए हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम होती है, इसीलिए हम इसे यहाँ पे कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी वैल्यू देखो कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1 जूल इज इक्वल टू 1 जूल इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतना छोटा होता है, यानी अगर मैंने कहा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा कम होती है और इसीलिए हम इसे इलेक्ट्रॉन के लिए ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए इसका नाम स्पेशल रख दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ज्यादातर आपको इलेक्ट्रॉन के केस में यही मिलेगा, EV फॉर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये लिख लो आप लोग कि जो इसकी यूनिट होगी किलो जूल पर मोल हो सकती है, किलो केल्विन पर मोल हो सकती है, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम हो सकता है। देखो जनरली जो मेन कॉन्सेप्ट होता है हमारा एसआई सिस्टम क्या है, इसमें जूल है, तो जूल के केस में क्या होगा कि 1 केल्विन इज इक्वल टू 4.2 जूल। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको किसी में चेंज करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करना है, केल्विन को जूल में चेंज करना है, तो ये रिलेशनशिप आना चाहिए, ये रिलेशनशिप हमें आना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली
अच्छा 18 होता है, सॉरी, हाँ 18 होता है, 19 नहीं है बल्कि 18 है, सही कहा आंसर में। दिस इज 18 नॉट 19। तो ये 18 है, 19 मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे। तो 1.6 इंटू 10⁻18 जूल, ठीक है। हाँ वो डिवाइड करके होता है। अच्छा इसको डिवाइड कर दो, एक बार फिर से बताना आंसर क्या बताया आपने। 1 सेकेंड। अच्छा सही कहा, देखो होता क्या है, इसको एक बार चेंज कर देता हूं। एक्चुअल में क्या होता है कि जो 1.6 की वैल्यू है, जब हम इसे दूसरे टर्म्स में लिखेंगे तो 1.6 हो जाता है, तो इसीलिए इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। अगर हमने कहा सपोज करो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको अगर हम चेंज करेंगे 1.6 इंटू 10, इसको चलो मैं आपको आगे बता देता हूं। तो फिलहाल क्या ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलो केल्विन पर मोल और किलो जूल पर मोल, तो दिस इज, और ये 1 केल्विन इज इक्वल टू 4.4। इसका मेन क्वेश्चन है, देखो ये वाले क्वेश्चंस नहीं आते इसमें, क्वेश्चंस यहां से बनेगा आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग। इसके जितने भी क्वेश्चन है ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक दो पॉइंट इसके हैं, एक है फैक्टर्स अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी को। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करेंगे। इसमें फर्स्ट है एटॉमिक साइज, फर्स्ट इज एटॉमिक साइज। अब अगर बताओ एटॉमिक साइज मैंने बढ़ा दिया, एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज हो गया तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, इंक्रीज और डिक्रीज। रिप्लाई करो मुझे, एटॉमिक साइज अगर बढ़ गया तो आयोनाइजेशन एनर्जी, वेरी गुड अदिति, रुजुल, सुचित्रा, सारा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, मनाली, इकरा, राइट आंसर, और पार्थ पाटिल। तो अब मैं आपको आंसर बता रहा हूं, देखो एटॉमिक साइज का यहां से देखो मेन कॉन्सेप्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन को निकालना है। अब मैंने क्या किया, न्यूक्लियस लिया, पहले में 1 सेल बना दिया, इसमें इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड केस में क्या किया, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है यहां अंदर, और एक बाहर इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। इसमें 2 सेल है, देखो इसमें एक ही सेल है, एक और बना दिया मैंने यहाँ पे, 1 सेल, 2 सेल और 3 सेल। अब आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। किस केस में अगर आपने एनर्जी कम दी और इलेक्ट्रॉन आराम से निकलेगा, कौन सा है वो जिसमें आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा, 1 वाला, 2 वाला या 3 वाला। कौन सा ऐसा केस है जिसमें इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा, 1, 2 या 3। वेरी गुड पृथ्वीराज, अनुजा, वैभवी और रुजुल, सिद्धि थोड़ा मिस हो गई, श्रुति, अदिति, अंश गांधी और सुचित्रा ने मिसिंग कर दिया थोड़ा सा। तो देखो यहां से साइज का मेन फैक्टर है, साइज का मतलब जितना साइज क्या होगा, पास होगा, तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियस इसको बाउंड करके रखेगा, बांध करके रखेगा। इसको निकलना आसान नहीं है, इसके लिए आपको बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये न्यूक्लियस के पास है, और न्यूक्लियस के पास जितना होगा वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा एनर्जी हमें फर्स्ट में देनी है और सबसे कम एनर्जी हमें थर्ड में देनी है, क्योंकि न्यूक्लियस यहाँ पे है और इलेक्ट्रॉन इससे बहुत दूर है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन दूर होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा
तो उसको कम अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। मीन्स अगर साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज। तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है। ये स्टेटमेंट क्या है, साइज बढ़ेगा। साइज का पता हमें कैसे चलेगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट। जितने नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या होंगे, ज्यादा होंगे एन, उतना क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। अगर मैंने आपको कहा 4s और 3s और 2s और 1s, तो ये हो गया 1 2 3 4। अब आपको इसको बताना है आयोनाइजेशन का ऑर्डर। आयोनाइजेशन का ऑर्डर बताओ कौन सा होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर 1 2 3 4। सबसे ज्यादा किसका होगा इसमें, इलेक्ट्रॉन एक में 4s में है, दूसरे में 3s में, तीसरा है जो उसमें 2s और चौथा है 1s। हाँ रुजुल सही आंसर है। बताओ जल्दी किसमें आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी। यस गलत कर दिया, अनुजा सही है और फातिमा सही है, यस सही है, अंश गांधी सही है, श्रुति सही है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो कौन सा ऐसा केस होगा जिसमें आयोनाइजेशन, सुचित्रा सही है और मनाली सही है। यहां देखो जितना मैंने क्या कहा, एन की वैल्यू बढ़ गई है, 4 सेल है, बहुत बड़ा साइज हो गया और इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। तो यहाँ पे क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी। और ये फर्स्ट है, इसको बना के देखो, इसका ऑर्डर ये होगा, यानी 4 3 2 1। इसको देखो बना के देखते हैं हम। इसमें देखो 4s का मतलब 4 सेल है। ये क्या हो गया, न्यूक्लियस, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल और 4 सेल। अब देखो अगर 4 सेल हो गया, इलेक्ट्रॉन कितनी दूर हो गया यहां से, इलेक्ट्रॉन जितना दूर होगा इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, लेस होगा। तो हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या है, कम एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो इस केस में जो 4s है उसमें सबसे कम एनर्जी लगेगी। और 1s का मतलब क्या हुआ, ये न्यूक्लियस है और ये पहले ही सेल में इलेक्ट्रॉन है। तो पहले ही सेल में इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, जो न्यूक्लियस है उससे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पास है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका सबसे ज्यादा होगा। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इसको निकालने के लिए हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी 1s की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, 6s 3p 4p and 2s। ये हो गया 1 2 3 and 4, 1 2 3 4। इसमें बताओ सबसे कम एनर्जी किसको देनी पड़ेगी, 6s 3p, यानी 1 2 3 4 में आंसर करो। सबसे कम एनर्जी किसको देनी पड़ेगी, अंश गांधी सही है, रुजुल राइट है। थोड़ा दिमाग लगाओ, अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, फातिमा सही है और वैभवी सही है। अभी देखो कॉन्सेप्ट क्या बताया आपको, जितना m की वैल्यू ज्यादा होगी उतना आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइज बढ़ जाएगा और साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो हमें कम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी।
तो इसका ऑर्डर देखो, n की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है, 6s की, यानी ये सबसे कम। उसके बाद कौन है देखो, 4p यानी 3। उसके बाद कौन आएगा, 3p यानी 2। और सबसे ज्यादा एनर्जी हमें किसकी देनी पड़ेगी, 4 यानी 2s, क्योंकि सबसे छोटा साइज। क्लियर है पहला कॉन्सेप्ट कि जितना साइज बड़ा होगा उतना आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। क्लियर है सबको, एनी डाउट? रीजन सेम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या है, देनी पड़ेगी। क्लियर है सबको, एनी डाउट? हैव यू एनी डाउट? नो? अरे कुछ तो रिप्लाई करो। नो डाउट श्रावणी, श्रुति, वेरी गुड। तो आगे बढ़ता हूं मैं अब सेकंड पॉइंट में, नो डाउट है, क्लियर है श्रावणी, सुचित्रा, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, देखो सेकंड पॉइंट में आते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सेकंड पॉइंट इज न्यूक्लियर चार्ज। अभी आपको बताया था न्यूक्लियर चार्ज मीन्स होता है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज या हम कहें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मीन्स हो गया एटॉमिक नंबर। न्यूक्लियर चार्ज मीन्स एटॉमिक नंबर। अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, जैसे मैंने सपोज करो नंबर ऑफ शेल सेव रखे, यहाँ पे मैंने रखा 3 प्रोटॉन। न्यूक्लियर चार्ज मीन्स प्रोटॉन, और ये एक 2 शेल बना दिए। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, पहले केस में देखो 3 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा है। चौथे केस नेक्स्ट में मैंने क्या किया, प्रोटॉन एक बढ़ा दिया और सेल सेम रखे ये सेकंड पोजीशन पे। और थर्ड केस में मैंने क्या किया, प्रोटॉन बढ़ा दिया। तो 1 2 एंड 3, बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, फर्स्ट की, सेकंड की या थर्ड की? आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? पहले में 3 प्रोटॉन है, वेरी गुड, पृथ्वीराज, अदिति, अंश गांधी, और इसके अलावा मनाली, सही है। और नेक्स्ट वन सुचित्रा, मिसिंग कर गई। सबसे ज्यादा किसका होगा, मनाली, वैभवी सही है, और रुजुल सही है, इकरा सही है, अनुजा सही है। तो देखो यहां से देखो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होगा, इसमें 3 प्रोटॉन इसे खींच रहे हैं, यहाँ पे 4 प्रोटॉन खींच रहे हैं। प्रोटॉन मींस प्लस चार्ज, जितना प्लस चार्ज ज्यादा होगा ये इसे क्या करेंगे, टाइटली बाउंड करके रखेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं निकलेगा। इसमें 5 प्रोटॉन है, 5 प्रोटॉन है, सॉरी नंबर ऑफ सेल सबके सेम है, 2 सेल सबके हैं, तो यहाँ पे 5 प्रोटॉन है, तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा यहाँ होगा। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, मींस 3 का सबसे ज्यादा, 3 का सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगा, 3 का, उसके बाद 2 का, और उसके बाद 1 का। यानी कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगा। रीजन क्या है, देखो रीजन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सिंपल सा रीजन है, सारा कॉन्सेप्ट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। तो जितना हमने क्या कहा, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ाए उतना क्या हुआ, एनर्जी बढ़ गई उसको निकालने के लिए। तो रीजन क्या होगा, रीजन इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा जैसे जैसे आपने क्या किया, न्यूक्लियर चार्ज को बढ़ाया। और अगर जैसे ही क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। यानी कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है
वो भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। आपने किसी चीज को टाइटली बाउंड करके रखा है। अगर मैंने ये पेन आप टाइटली बाउंड करके रखा है और मैंने कहा इसे निकालो, तो आपको इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना मैंने फोर्स लगाया इससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा या तब ये मार्कर यहाँ से निकलेगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर आपने कम फोर्स अप्लाई किया है तो ये यहाँ से क्या होगा, आप इसे निकाल नहीं सकते। तो ऐसी है कि जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? तो सेकेंड पॉइंट में क्या हुआ, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होगी। क्लियर है? वेरी गुड। अब इसका देखो थर्ड पॉइंट आते हैं। इसमें थर्ड पॉइंट है, देखो थर्ड पॉइंट इज अब नेक्स्ट देखो थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट आता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। थर्ड पॉइंट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में कोई बता सकता है? अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट हमने बढ़ा दिया तो क्या आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा? स्क्रीनिंग इफेक्ट। थर्ड पॉइंट इज शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। जो थर्ड पॉइंट है हमारा दैट इज कॉल्ड शील्डिंग, शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। थर्ड पॉइंट इज शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो अगर शील्डिंग इफेक्ट हमने बढ़ाया तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, सॉरी शील्डिंग इफेक्ट अगर हमने बढ़ाया तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज और डिक्रीज। अगर शील्डिंग इफेक्ट हमने इंक्रीज किया तो क्या आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी या ज्यादा होगी? रुजुल सही है और रिप्लाई करो। देवकर मिसिंग हो गए। अदिति सही है, यस। अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ा दिया तो अंश सही है, श्रुति सही है और मनाली, सुचित्रा मिसिंग हो गए। जितना सोचो देवकर सही है। अगर हमने स्क्रीनिंग इफेक्ट को बढ़ा दिया तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? देखो मैं आपको एक और बताता हूँ। वैभवी सही है, सुचित्रा सही है। अब देखो इसको थोड़ा सा यहाँ विजुअलाइजेशन करके दिखाता हूँ मैं आपको। सपोज करो ये आपके पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन रख दिए। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा कर दो। देखो मैंने यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए। इसमें मैंने कर दिए 1 2 3 4 5 6 7 8। और सेकेंड केस मैंने क्या किया, ये न्यूक्लियस लिया, यहाँ मैंने इलेक्ट्रॉन 2 रखे। और सेकेंड केस में देखो थर्ड वाला केस ये आ गया। थर्ड वाले केस में इलेक्ट्रॉन ये है। अब इसमें मैंने क्या किया, जो सेकेंड वाला ऑर्बिट था इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने केवल कितने रखे, 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें देखो सेकेंड में 1 इलेक्ट्रॉन है सेकेंड वाले में, और यहाँ पे मैंने सेकेंड में केवल 6 इलेक्ट्रॉन रखे हैं, और ये थर्ड वाले में 1 इलेक्ट्रॉन रखा ही। तो देखो शील्डिंग किसमें ज्यादा हो रही है, जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना शील्डिंग ज्यादा होगी। शील्ड का मतलब हुआ कि ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इसको रोकेगा, इससे फोर्स को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। ये इलेक्ट्रॉन इसे रोक रहे हैं। तो क्या 1 और 2 किस केस में आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी? बता सकता है कोई? 1 और 2, सेकेंड और फर्स्ट? हाँ सुचित्रा। और इसके अलावा किस केस में आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी? अदिति, श्रुति सही है।
देखो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इन्होंने क्या किया, ये जो फोर्स था यहां से इन्होंने इसे रोक दिया, तो ये पूरा फोर्स बाहर वाले पे नहीं लगा पाएगा, तो क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कैसे कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो यहां से यहां तक नहीं जा रहा है, कम हो गया। क्यों हो गया कम, क्योंकि इसको यहां से इन्होंने सील्ड कर दिया, इसको बचा दिया यहां से, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आराम से बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पे सील्डिंग कम है, यहाँ पे जो ये लोग लगे हुए हैं कम है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस क्या करेगा, इसको टाइटली होल्ड करके रखेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना सील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा उतना आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। जितना सील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा उतना आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। रीजन सेम है, देखो सील्डिंग बढ़ाओगे तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। जैसे जैसे हमने क्या किया, सील्डिंग इफेक्ट को इंक्रीज किया, सील्डिंग इफेक्ट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में, बिटवीन इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि सील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया, उन्होंने उसे प्रोटेक्ट करके रखा है। ये न्यूक्लियस है और इसको उसने चारों तरफ से घेर दिया, तो न्यूक्लियस पूरा फोर्स के बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे नहीं लगा पाएगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज होगी। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको, इज इट क्लियर। सील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो एनर्जी कम हो जाएगी, क्लियर है, वेरी गुड श्रुति। और कोई एनी डाउट, किसी को डाउट है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग यहां से। नेक्स्ट पॉइंट इज पेनिट्रेटिंग पावर। नेक्स्ट वन इज पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग का मतलब होता है कौन पेनिट्रेट करके आगे आ रहा है, मतलब हो गया क्लोजनेस टू न्यूक्लियस, कौन न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, दैट इज कॉल्ड पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर किसका करेंगे, ऑफ सबसेल। सबसेल के बारे में हम पढ़ेंगे, तो न्यूक्लियस के पास कौन ज्यादा है, जैसे मैंने कहा एस, पी, बी और एफ, इन चारों में से न्यूक्लियस के पास कौन है, बता सकता है कोई, एस है न्यूक्लियस के पास, या पी है, या डी है, या एफ है, कौन सबसे पहले है। वेरी गुड श्रुति, मनाली, अनुजा, अंश, रुजुल, सुचित्रा, वेरी गुड, फरेहा, इकरा, आयुष, वेरी गुड। तो सबसे पहले कौन है, तो पेनिट्रेटिंग पावर एस की सबसे ज्यादा, फिर पी की, फिर डी की और लास्ट में एफ की। अब देखो जो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास होगा तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर कोई बता सकता है, आयोनाइजेशन ऑर्डर। इसमें देखो 1, 2, 3 और 4। पेनिट्रेटिंग पावर एस की सबसे ज्यादा, फिर पी की, फिर डी की, फिर एफ की। आपको बताना है आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, बताओ। एस पी डी एफ में से रुजुल सही है, और पेनिट्रेटिंग पावर 60 इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने सही लिखा है,
इसके अलावा आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी मनाली सही है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखो सबसे ज्यादा हमें एस के लिए ही देनी पड़ेगी, उसके बाद फिर पी के लिए, फिर डी के लिए, फिर एफ के लिए। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा? 4 3 2 एंड 1, क्योंकि जो सबसे पास है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा। तो इसका रीजन क्या है? देखो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, रीजन क्या है? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज्यादा किस पे लगेगा? एस पे लगेगा, क्योंकि ये सबसे पास है। और डी सबसे दूर है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम डी पे लगेगा और सबसे ज्यादा एस पे लगेगा। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर है वो होगा एस, पी, डी और एफ। जो सबसे पहले है, जैसे सपोज करो ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के सामने कौन दिख रहा है? एस। तो ये सबसे पहले एस को क्या करेगा? टाइटली बाउंड करके रखेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एस का सबसे ज्यादा, फिर पी का, फिर डी का और सबसे लास्ट है एफ का। तो आयोनाइजेशन ऑर्डर क्या हो जाएगा? एस, पी, डी एंड एफ। क्लियर है सबको ये? यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन एस पे होगा तो उसका पेनिट्रेटिंग पावर क्या होगी? ज्यादा होगी, फिर डी की, फिर एफ की और लास्ट में एफ की। एस, पी, डी और एफ। क्लियर है यहां तक? इज इट क्लियर? देखो इसके बेस पे मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, इसके बेस पे क्वेश्चन दे रहा हूं। सारा कॉन्सेप्ट देखो क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे सारा कॉन्सेप्ट है। ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के सबसे पहले पास है एस, फिर है पी, फिर है डी, फिर है एफ। अब न्यूक्लियस क्या करेगा? सबसे ज्यादा फोर्स किस पे लगाएगा? एस पे। तो इससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जो एस होगा, क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास है। तो एस न्यूक्लियस के पास होने की वजह से क्या होगा? सबसे ज्यादा एनर्जी हमें एस पे देनी होगी। फिर पी पे, जैसे न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, और ये एस है, पी है, डी है और एफ है। तो सबसे पहले आपको एस दिखाई दे रहा है, तो न्यूक्लियस सबसे ज्यादा फोर्स किस पे लगाएगा? एस पे। फिर उसके बाद कौन है? पी। फिर कौन किस पे लगाएगा? पी पे, फिर डी पे और फिर एफ। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि आपको बताना है आयोनाइजेशन का ऑर्डर, और यहां पे मैंने लिख दिया 4s, 4d, 5p और 4p। ये हो गया 1 2 3 और 4। बताओ सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? हाँ, वेरी गुड श्रुति। सबसे ज्यादा श्रावणी सही है, अदिति सही है। सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी इकरा सही है, रुजुल, सिद्धि, अनुजा और फरेहा सही है, सार्थ बिल्कुल सही है, मनाली, पृथ्वीराज सही है, वैभवी थोड़ा सा मिस हो गई। अभी मैंने आपको बताया, देखो सबसे पहले एन, देखो एन क्या है? 4 4 4, सारे सेम हो गए, और ये एन सबसे लास्ट है, एन सबसे ज्यादा। अब इन तीनों में कंपेयर करो, देखो 4s, 4d, 4p। तो मैंने कहा था s की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, यानी फर्स्ट सबसे ज्यादा। अब इसके बाद कौन होगा? फर्स्ट 4 है सबसे ज्यादा, इसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आएगा? हाँ, वेरी गुड श्रुति। और इसके अलावा श्रावणी मिसिंग हो गई, अंश गांधी सही है, इकरा सही है, अनुजा, मनाली, अदिति, रुजुल, वैभवी वेरी गुड। सार देखो 4s के बाद क्या आएगा? 4p आएगा। 4s के बाद कौन आएगा? p। तो 4p, क्योंकि अब ये p पास पड़ेगा, तो इसलिए आंसर हो गया आपका 4p। अब बताओ थर्ड नंबर पे कौन आएगा? थर्ड नंबर पे कौन आएगा? सुचित्रा बिल्कुल सही कह दिया आपने, श्रुति, फरेहा, वैभवी, मनाली वेरी गुड,
और अदिति 60। देखो पहले यहाँ देखो कंपेयर करेंगे, ये 4 का है और ये 5 का है। आपको बताया था मैंने, अगर n की वैल्यू बढ़ गई तो क्या होगा, n की वैल्यू बढ़ गई तो i की वैल्यू कम हो गई, यानी कि क्या होगा, ये सबसे कम होगा 5p सबसे कम, यानी कौन आएगा 4d यानी 2 और लास्ट में 3। ये क्वेश्चन आते हैं आपके क्वांटिटेटिव में। क्वांटिटेटिव मींस क्या हो गया, इस टाइप के ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर है सबको। एक और क्वेश्चन देता हूं, पेनिट्रेटिंग के बेस पे भी हो जाएगा और ओवरऑल बेस पे भी हो जाएगा, बाकी मैं प्रैक्टिस आगे कराऊंगा आपको। क्वेश्चन देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताना है, सेम क्वेश्चन है और यहां मैंने आपको दे दिया 2p 3d 3p 4s, ये हो गया 1 2 3 एंड 4। अब बताओ इसमें सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, 2p की या 3d 3p 4s। वेरी गुड अनुजा, सही आंसर। और बाकी मिसिंग कर गए आप लोग, श्रुति वैभवी मिसिंग हो गई, मनाली भी मिस कर गई। और अच्छा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा आपने, अदिति सही है, अंश गांधी सही है। देखो सबसे पहले हमने क्या देखना है, हाँ सुचित्रा बिल्कुल सही है। सबसे पहले क्या देखना है, देखो n नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल देखो इसमें, यहां देखो सबसे पहले क्या है, ये शेल बताएगा, ये देखो 2 3 3 एंड 4। तो जिसका सबसे छोटा है उसका साइज सबसे बड़ा, सॉरी उसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, यानी 1 की सबसे ज्यादा। सबसे छोटा साइज जैसे देखो 4 सबसे बड़ा है तो इसका सबसे कम हो गया, 4 सबसे कम और 1 सबसे ज्यादा। अब जब सेम वाले आ गए, देखो सेम वाले दिख रहे हैं आपको 3 3 वाला, अब जब सेम होगा तब कंपेयर करना है कि ये D का है और ये P का है, तो P की वैल्यू ज्यादा होती है तो ये 3 हो गया और फिर 2। सबसे पहले हमने n देखना है, n सबसे पहले n की वैल्यू देखनी है और n की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगा। तो ये आपका आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। एक और क्वेश्चन देता हूं, लास्ट क्वेश्चन, इसमें फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें मैंने कहा आपको 4s 3s 3d एंड 4p, ये हो गया 1 2 3 एंड 4। अब इसमें बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी। हाँ श्रुति सही है और अनुजा सही है, सुचित्रा ने पूरा ही बता दिया, फरेहा सिद्धि इकरा, वेरी गुड। अब समझ में आ गया, मनाली पृथ्वीराज वैभवी। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है, n देखो ये 4 है, ये 4 है, 3 3, तो इनकी एनर्जी ज्यादा होगी जो पास होंगे। अब इसमें s और d, तो s की एनर्जी ज्यादा होगी यानी 2 सबसे ज्यादा, उसके बाद 3। अब इन दोनों में कंपेयर है, देखो ये है 4s और ये 4p, तो 4s ज्यादा होगा 4p कम होगा, तो ये 4s और फिर 4p। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए क्योंकि आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान रखना लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको अरेंज करने होते हैं सीक्वेंस में, इसीलिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है बजाय, और उसके बेसिक टर्म्स आने चाहिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं, देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका उसे बता देता हूं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि आगे मैं जितने भी क्वेश्चन करूंगा वो इसी के बेस पे करूंगा, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और
इसी को हम अप्लाई करेंगे हर एक जगह। और ये कॉन्सेप्ट आपका है स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसी के पॉइंट पे सारे के सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और वो क्या है आपका स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल। जो हाफ फील्ड और फुली फील्ड होते हैं इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, चाहे वो हाफ फील्ड हो और चाहे वो क्या हो फुली फील्ड हो। हाफ फील्ड हो या फुली फील्ड हो, इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और जब इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो इनका आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इनका आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी, क्योंकि स्टेबिलिटी ज्यादा है तो हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो अभी कौन कौन से आते हैं देखो, एस में जहां पे S2 आ गया। अगर मैंने कहा फुली फील्ड में कौन कौन से आएंगे देखो, फुली फील्ड में आएंगे आपके पास जहां पे आपको दिख गया S2 या आपको दिख गया P6, D में करेंगे D10 और F में करेंगे F14। अगर लास्ट में आपको ये दिख गए तो इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। और सेकंड केस होता है हाफ फील्ड में जैसे P3 और D5 और F7। अगर ये कॉन्सेप्ट, ये कॉन्फ़िगरेशन कहीं पे भी आ गया तो इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी औरों के कंपैरिजन में। इसे लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चंस आएगा। हाँ, ये स्टेबिलिटी का ही क्वेश्चन पूछा जाता है इन जनरल केस में, आपके पास ध्यान रखना। स्टेबिलिटी ऑफ, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको अभी समझ में आ जाएगा सारा। बस आपने एक ये लिख दो, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल। इसमें हाफ फील्ड हो या फुली फील्ड हो, उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। और अगर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, वो मजबूत ज्यादा होगा, तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। देखो इसे एक बार चलो फिर से बता देता हूं, मैं इसे रब कर देता हूं। ये मान के चलो सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसी पे बेस्ड है। मैं आपको जितने क्वेश्चंस बताऊंगा आगे, या आपको बुक में कॉम्पिटिटिव में जितने क्वेश्चंस मिलेंगे वो इसी पॉइंट के बेस पे मिलेंगे। वो क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल। आपको बताया था मैंने फुली फील्ड ऑर्बिटल। देखो जो S होता है, S में क्या होता है, एक ही बॉक्स होता है। आपको बताया था S में एक ही बॉक्स होता है। तो ये अगर फुली फील्ड होगा तो फुली फील्ड का मतलब क्या हुआ, इसमें दो के दोनों पूरे भरे होंगे। अगर मैं कहूंगा P, तो P में क्या होता है, 3 ऑर्बिटल होते हैं। अगर मैं फुली बात करूंगा, फुली फील्ड, तो कितना हो जाएगा, 2 + 2 यानी कि 6। P6 आएगा, उसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। और अगर मैंने कहा हाफ फील्ड की बात करेंगे तो इसमें S के तो 2 ही होते हैं, एक ही हो गया, इसको ज्यादा नहीं कंसीडर करते हैं। इसमें देखो अगर ये हाफ फील्ड होगा तो आधा भरा हुआ यानी T3। अगर मैंने कहा D की बात करते हैं तो D में होते हैं 5 ऑर्बिटल। ये आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताए हुए हैं कि D में 5 ऑर्बिटल होंगे। तो जो फुली फील्ड होगा तो D10 हो जाएगा। और अगर हाफ फील्ड होगा मतलब हर एक में 1 1 1 इलेक्ट्रॉन आएगा।
तो ये हो जाएगा D5। और अगर आपने F लिया तो F में होते हैं 7 ऑर्बिटल। F में 7 ऑर्बिटल होंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 का मतलब इसमें अगर हम पूरा इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो मैक्सिमम 40 तक जाएगा। और अगर हमने इसे आधा फिल किया तो 1 1 1 1 1 1 1 यानी F5 सॉरी F7। तो यहाँ पे अगर ये कॉन्फ़िगरेशन आ गया तो ये समझ जाना आप लोग कि इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, यानी इसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। अब क्लियर है? SPDF ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके शुरू से लेके लास्ट तक के। वेरी गुड सुचित्रा, अनुजा। और कोई ऐसा जिसको नहीं आया है कॉन्सेप्ट? ये देखो प्रीवियस चैप्टर में बेस्ड है, जिसको नहीं पता है वो ये समझ लो S में 1 ऑर्बिटल होता है और मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, D में 5 ऑर्बिटल होते हैं और मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, और F में 7 ऑर्बिटल होते हैं और उसे 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम। तो ऑर्बिटल को हम जनरली इस बॉक्स से शो करते हैं। ये एक बॉक्स मीन्स हो गया 1 ऑर्बिटल, इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसमें 3 बॉक्स मीन्स 3 ऑर्बिटल, इसमें 5 बॉक्स मीन्स 5 ऑर्बिटल, इसमें 7 बॉक्स मीन्स 7 ऑर्बिटल। अब देखो ये कैसे करेंगे, अगर आप कंपेयर करोगे तो उसके एडजेसेंट वाले से ज्यादा हो जाएगा, एडजेसेंट वाले से ज्यादा होगा। ठीक है, ये समझना आ गया। अभी हम इसे अप्लाई करेंगे, पहले आपने इसे देख लिया क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है जनरली। तो ये हम इसके आगे जस्ट हम इसी को डिस्कस करेंगे जब हम पीरियड ऑफ ग्रुप करेंगे। तो एक और पॉइंट है इसमें जो मैं आपको बता देता हूँ फैक्टर्स में। इसका जो लास्ट पॉइंट है फैक्टर का वो है आपका आपको जनरल स्टेट में बता रहा हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब हमने अभी कहा था चार्ज डेवलप होना, चार्ज। जैसे मैंने कहा ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ा दी, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपने बढ़ा दी तो क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। कैसे देखो, जैसे मैंने कहा आयरन है, सपोज करो आयरन या कोई भी एक एटम ले लिया, एक एटम लिया आपने ए और इसका एटॉमिक नंबर है सपोज करो 17। एटॉमिक नंबर का मतलब प्रोटॉन 17 है और इलेक्ट्रॉन भी 17 है। अब आपने एक इलेक्ट्रॉन इससे निकाल दिया बाहर, तो प्रोटॉन तो 17 रहेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 16। अब क्या होगा, नेक्स्ट में A2+ हो गया, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो प्रोटॉन तो सेम रहेंगे और इलेक्ट्रॉन हो गया आपके पास 15। फिर आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन और इससे बाहर निकाला, तो इसमें प्रोटॉन 17 और इलेक्ट्रॉन हो गए 14। तो बताओ अब इन चारों केस में से 1 2 3 एंड 4 किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी? कोई बता सकता है आंसर? बताओ 1 2 3 4 किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी? वेरी गुड अंश, मनाली, रुजुल और इसके अलावा अनुजा, पृथ्वीराज, सार्थ मिस कर गया और पृथ्वीराज सही है, सार्थ सही है। देखो मेन क्या है, जितना चार्ज बढ़ेगा, यहाँ देखो चार्ज जितना बढ़ेगा उतना आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, जितना ऑक्सीडेशन एनर्जी बढ़ेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा। रीजन क्या है, देखो 7 प्रोटॉन यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे और यहाँ पे 17 प्रोटॉन 16 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, यहाँ पे 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किसमें होगा, इस वाले केस में, क्योंकि 17 प्रोटॉन खींच रहे हैं केवल 14 इलेक्ट्रॉन को। इसीलिए क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी 4 की सबसे ज्यादा।
फिर 3 की, फिर 2 की और फिर 1 की। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। क्लियर है? जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा या चार्ज बढ़ रहा है वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। तो विद इन देखो 10 मिनट में ऑफ हो जाएगा। मैं आपको एक ट्रेंड समझा देता हूँ पीरियड का और उसके बेस पे आपने क्वेश्चंस करने हैं। फिर आज मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, उसी बेस पे आपने सॉल्व करना है। अब लास्ट 10 मिनट्स बचे हमारे पास, तो मैं आपको ट्रेंड बता देता हूँ पीरियड में क्या होगा और ग्रुप में क्या होगा। इसमें देखो ट्रेंड क्या है कि जैसे मैंने कहा आपको पीरियड, अगर जहां तक पीरियड की बात हो गई यानी आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, जो साइज होता है वो डिक्रीज हो जाता है, एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जेड इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ध्यान रखना, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, एटॉमिक साइज आपको पता है कम होता जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, नंबर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा और आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर है? तो लेफ्ट टू राइट जाने पे इन जनरल क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज। क्लियर? अब देखो इसे स्टेटमेंट लिख लो, हम इसे अप्लाई करेंगे अभी। सेकंड है ग्रुप, सेकंड वन इज ग्रुप। सेकंड में ग्रुप में देखो क्या होगा, अगर हमने ग्रुप में बात करी तो ग्रुप का मतलब हम टॉप टू बॉटम गए, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा कि जो एटॉमिक साइज है वो बढ़ जाएगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाएगा। आप टॉप टू बॉटम गए तो साइज बढ़ेगा, जैसे हाइड्रोजन है 1s1, उसके बाद लिथियम है 2s1, उसके बाद सोडियम होगा 3s1। तो हर एक बार में क्या हो रहा है, एक साइज बढ़ रहा है, मींस एटॉमिक साइज बढ़ेगा। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये दो स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं। पहला, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आई इंक्रीज होगा, और अगर हम टॉप टू बॉटम गए तो आई डिक्रीज होगा। क्लियर है? क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, साइज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो हमें कम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अब देखो क्वेश्चन, पहले हम पीरियड की बात करते हैं पीरियड वाइज। अब दो स्टेटमेंट दे दिया आपको, अब हम इसे अप्लाई करना है, अप्लाई करेंगे हम इसे। पहले हमने कहा पीरियड फर्स्ट, पीरियड फर्स्ट में हमारे पास दो ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन होगा 1s1, एक इलेक्ट्रॉन है, हीलियम है 1s2। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, हाइड्रोजन की या हीलियम की, 1 या 2? हाइड्रोजन और हीलियम। हाँ वेरी गुड पृथ्वीराज, सार, फरेहा और अनुजा सही है।
बाकियों का मिसिंग होगी, नहीं गलत कर दिया आप लोगों ने। देखो फुली फिल्ड ज्यादा स्टेबल होता है, यहाँ पे ध्यान रखना, फुली फिल्ड ज्यादा स्टेबल होगा। इसके पास देखो ये फुली फिल्ड, अगर आपको कंपैरिजन आता है हाफ फील्ड और फुली फील्ड में से, तो फुली फील्ड ज्यादा स्टेबल होगा। और वैसे भी क्या ये नोबल गैस है, तो हीलियम का IE ज्यादा होगा। ये 1 है और ये 2 है। अभी आपको बताया था लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, यानी कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है, हीलियम की, वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। दूसरी चीज आपको क्या है, जो फुली फिल्ड होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है हाफ फील्ड से, इसीलिए हीलियम की वैल्यू ज्यादा होगी इससे हाइड्रोजन से। तो पहले केस में आयोनाइजेशन एनर्जी हीलियम की ज्यादा होगी हाइड्रोजन से। सेकंड देखो, सेकंड पीरियड है जो इंटरेस्टिंग है इसमें, सेकंड और थर्ड वन जो ज्यादा इसमें से पूछे जाएंगे। सेकंड पीरियड अगर हम बात करते हैं सेकंड की, तो उसमें क्या होगा देखो, लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। अब होगा क्या देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसका आता है 2s1 2s2। अब इसको 2s छोड़ देंगे, इसको p लिखते हैं 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 और 2p6, 2p5 एंड 2p6। अब देखो यहां से मैंने कहा था लेफ्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, लेकिन उसमें एक फैक्टर अफेक्ट करता है जो आपको बताया था मैंने, हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड। अब आपको ये बताना है कि Be और बोरोन में से, ये 1 है और ये 2 है, इन दोनों में से किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, Be की या B की? हाँ वेरी गुड अदिति और श्रुति, फरेहा, सुचित्रा, रुजुल, मनाली, वेरी गुड। सिद्धि सही है, बिल्कुल ये ध्यान रखना है एडजेसेंट वाले से ज्यादा होगी। पृथ्वीराज सही है, इकरा। तो यहाँ पे ध्यान रखना लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ेगी, ये बढ़ गया, लेकिन इन दोनों के केस में Be की ज्यादा होगी। अब देखो P1 है और ये P2 है, तो किसकी ज्यादा होगी, P2 की ऑब्वियसली। P2 और P3 देखो, P3 हाफ फील्ड है, तो क्या होगा, इन दोनों में से नाइट्रोजन की ज्यादा होगी। अब देखो P3 और P4, P3 और P4 में किसकी ज्यादा होगी, ये है आपका 2p4 यानी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसमें किसकी ज्यादा होगी, कोई बता सकता है? हाँ वेरी गुड सुचित्रा, और सार्थ सही है, रुजुल सही है, सिद्धि रॉन्ग हो गई, अदिति सही है, और फरेहा सही है, और दीप सही है। तो इसमें क्या देखो, नाइट्रोजन की ज्यादा होगी, नाइट्रोजन की ज्यादा होगी, क्यों, ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड होने की वजह से नाइट्रोजन की वैल्यू ज्यादा होगी ऑक्सीजन से। ये थोड़ा सा चेंज आ गया, मैंने कहा ये एक्सेप्शनल केस बन जाते हैं। रीजन क्या है, हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल देन अदर, तो इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा होगा, लेकिन वो केवल एक स्टेप तक ही काउंट करेंगे, ये इसको नहीं कर सकता, केवल एडजेसेंट एटम तक ही देखेंगे हम। अब नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से कौन होगा, फ्लोरीन होगा, और फिर लास्ट में नियोन होगा। तो इसका ऑर्डर देखो, सबसे कम कौन हो गया, लिथियम, इसके बाद कौन होगा, बोरोन, इसके बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद कौन आएगा, कार्बन, कार्बन के बाद कौन होगा, ऑक्सीजन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, और नियोन क्या है, नियोन इज फुली फिल्ड, तो इसकी सबसे ज्यादा होगी। तो ये ऑर्डर है, इसे लिख लो आप लोग, देखो कहां कहां पे आंसर
आपके क्या हो गए, चेंज हो गए। अभी मैंने कहा लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और अभी मैंने क्या किया, सारा सीक्वेंस चेंज कर दिया। रीजन क्या है कि हाफ फील्ड और फुली फील्ड का मैंने आपको बताया था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी से सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जितने भी एक्सेप्शनल केस होंगे, डिफरेंट होंगे, उसमें मैक्सिमम जो